ठीक है, हम लोग चलते हैं। क्या करेंगे हम लोग? चैप्टर का नाम है लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन, ठीक है। 11th क्लास का है फिजिक्स, ठीक है, 11th क्लास का। ठीक है, क्या कर रहे थे? वही जो करते कहते और सुनते चले आ रहे हैं कि जब वक्त होता है तो एहसास नहीं होता, और जब एहसास होता है तो वक्त नहीं होता। मैं साबिर अली और आप देख रहे हैं ILCC अली क्लासेस, जो अलीगढ़ बेस्ड नीट जेई का रेजिडेंशियल कोचिंग क्लास है। साथ ही AMU जामिया और दूसरे यूनिवर्सिटी के दूसरी तैयारियां भी कराते हैं। तो वो लोग जो लोग तैयारी करना चाहते हैं, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही मोड अवेलेबल है। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इस पे यूनिवर्सिटी से सारे इन्फॉर्मेशन, चाहे AMU जामिया दूसरे यूनिवर्सिटी के, नीट जेई DU, जितने भी यूनिवर्सिटी के इन्फॉर्मेशन है कि फॉर्म कब आएगा, टेस्ट कब होगा, सिलेबस क्या है, पैटर्न क्या है, रिजल्ट कब आ रहा है, ऐसी बातों के जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको सारे इन्फॉर्मेशन अपडेट मिलता रहे। हम लोग करने जा रहे हैं फिजिक्स क्लास 11, चैप्टर का नाम है लॉज ऑफ मोशन। ये चैप्टर 9 क्लास में भी था, हम लोगों ने थोड़ा पढ़ा है, लेकिन अब इसको हम लोग 11th क्लास में पढ़ने जा रहे हैं। देखते हैं क्या है। कुछ चीज़ें तो वही हैं जो पहले थे, मगर हाँ कुछ चीज़ें नई हैं, क्योंकि बड़े क्लास है तो थोड़ा अलग भी है, तो वो देखेंगे। फिलहाल हम लोग शुरू करते हैं। लॉज ऑफ मोशन में क्या बताया? एक तो मोशन है, ये हमारा मोशन है, और एक लॉज है, ठीक है। तो जब कोई बॉडी मूव करता है तो उसके मोशन से रिलेटेड कई सारे लॉज भी है, और लॉज के बारे में न्यूटन ने डिस्कस किया है, तो इसको हम लोग न्यूटन लॉज ऑफ मोशन भी बोलते हैं, ठीक है। न्यूटन लॉज ऑफ मोशन भी बोलते हैं। मोशन तो जानते हैं, मोशन का डेफिनेशन हमने पढ़ा है। मोशन ने स्ट्रेट लाइन में, इफ अ बॉडी चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, देन इट इज सेड द बॉडी इज इन मोशन, ठीक है। तो जब भी कभी कोई बॉडी अपनी जगह, एक जगह से दूसरी जगह जाता है टाइम के साथ साथ, तो हम लोग कहते हैं कि बॉडी मोशन में है। अब मोशन में क्या बताया था कि एक यूनिफॉर्म मोशन होता है, एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है, ठीक है। यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में बताया था, उसके अपने अपने फीचर थे, वो हम लोगों ने उधर मोशन इन स्ट्रेट लाइन में डिस्कस किया था। कितनी बात सुनने, आगे चले। अब यह मेरी जो नज़र है ना, थोड़ी इधर रहेगी। मैं तिरछा नहीं दिख रहा हूँ, आपको लगेगा मैं तिरछा दिख रहा हूँ, लेकिन नहीं, मेरा वीडियो इधर रिकॉर्ड हो रहा है ना, तो इस रिकॉर्डिंग की तरफ थोड़ा नज़र रखना पड़ता है, ओके। तो कभी हम इधर ना देखे इधर देखे तो आप ये मत समझना कि सर की नज़र तिरछी हो गई है, ओके। आगे चले, ओके। तो हम लोग कर रहे थे, देखिए कोई बॉडी जब रेस्ट में है, तो रेस्ट में जब होता है तो कोई भी लॉस नहीं है, ठीक है, कि बॉडी डज नॉट चेंज इस पोजीशन, सो इट इज़ इन रेस्ट। और जब रेस्ट में है तो इसके लिए कोई लॉस नहीं है, मोशन से रिलेटेड है। लेकिन कोई भी बॉडी रेस्ट से मोशन में कब जाएगा, रेस्ट से मोशन में कब जाएगा और कैसे जाएगा, तो बताते हैं कि जब भी किसी बॉडी को रेस्ट से मोशन में ले जाना है तो उस पर एक हम लोग फोर्स लगाएंगे, ठीक है ना। जब तक किसी बॉडी में, जैसे मान लीजिए हमारा बॉडी रेस्ट में है, अब ये रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा। लेकिन अगर हम इसका मोशन में ले जाना चाहते हैं तो एक हम लोग फोर्स लगाएंगे यहाँ से। जब हम लोग फोर्स लगाएंगे तभी ये बॉडी रेस्ट से मोशन में जाएगा। कितनी बात सुने। या अगर रेस्ट से, अगर कोई बॉडी मोशन में है, कोई बॉडी मोशन में है, और अगर हम इसको रेस्ट में लाना चाहते हैं, रेस्ट में लाना चाहते हैं, तो ये बॉडी तो मोशन में इधर जा रहा है, तो एक हम इसके अपोजिट में फोर्स लगाएंगे। मोशन अगर लेफ्ट टू राइट है तो उसको मोशन से रेस्ट में अगर लाना चाहते हैं तो उस पर हम लोग फोर्स लाएंगे मोशन के अगेंस्ट में। जैसे कोई बॉडी मोशन में है और रेस्ट में लाना है तो यहाँ पे भी फोर्स लगाएंगे, मगर मोशन के अगेंस्ट में लगाएंगे, तो वो रेस्ट में आ जाएगा। क्या समझ में आया?
कि अगर किसी बॉडी को रेस्ट से मोशन में ले जाना है तो फोर्स लगाना है, और अगर मोशन में है और रेस्ट में ले जाना चाहते हैं तब भी फोर्स लगाना है। ठीक है, तो फोर्स क्या है? ठीक है, कितनी बात सुन में, फोर्स क्या है और ये रेस्ट एंड मोशन क्या है, कितनी बात सुन में। तो हम लोग फोर्स को एक छोटा सा डेफिनेशन देते हैं। वैसे तो फोर्स का बहुत सारे डिफिनेशन है, छोटे बड़े क्लासेस में अलग अलग टाइम में अलग अलग तरीके से डिफाइन किया है। तो मैं थोड़ा सा पिछले डेफिनेशन को बताते चलता हूँ फोर्स के बारे में। फोर्स को जो बचपन में हम लोगों ने डिफाइन किया है, पुश और पुल इज कॉल्ड फोर्स। पुश और पुल इज कॉल्ड फोर्स, ये बचपन में हम लोगों ने पढ़ा है। ठीक है ना, पुश और पुल इज कॉल्ड फोर्स। एक तो ये भी ये डेफिनेशन है, और दूसरा जो 9th क्लास में पढ़ा हम लोग वो दे रखा है, फोर्स इज एन एक्सटर्नल एजेंट विच कैन चेंज द इनर्शिया ऑफ अ बॉडी, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी और शेप ऑफ द बॉडी। कितनी बात समझ में आई? तो हम वो डेफिनेशन लिखने जा रहे हैं। फोर्स, फोर्स क्या है? फोर्स इज, यहां पे मैं लिखने जा रहा हूं, फोर्स क्या बताया? फोर्स, it is an external agent, external agent which can change the inertia of body, which can change the inertia of a body। दूसरा, direction of motion of a body, direction of motion of the body, और तीसरा, shape of the body, shape of the body। कितनी बात सुन में? तो ये तीन चीजें हैं जो चेंज होती हैं फोर्स लगाने पे। ये हम लोग ने थोड़ा 9 में पढ़ा था, थोड़ा सा दे रखा था, लेकिन अब हम लोग 11th में आ गए तो यहाँ पे थोड़ा इसकी डिटेलिंग करेंगे। वहाँ पे थोड़ा शॉर्ट में था, यहाँ पे थोड़ा डिटेलिंग करेंगे। फोर्स क्या बताया? फोर्स इन एन एक्सटर्नल एजेंट विच कैन चेंज द इनर्शिया ऑफ अ बॉडी, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी और शेप ऑफ अ बॉडी। आगे चले हम लोग। अब हम लोग देखते हैं इनर्शिया क्या होता है, इनर्शिया ऑफ अ बॉडी क्या होता है। ठीक है, तो इसे मिटाते हैं हम लोग और इनर्शिया को देखते हैं। ठीक, क्या दे रखा है? इनर्शिया, इनर्शिया कैसे डिफाइन करते हैं इनर्शिया को? ये दे रखा है इनर्शिया, टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू कीप इटसेल्फ इन इट्स ओरिजिनल स्टेट। टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू कीप itself in its original state is called inertia। ठीक है, क्या मतलब हुआ? कोई भी बॉडी जिस स्टेट में है उसी स्टेट में रहना चाहता है, ये उसकी टेंडेंसी होती है। अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहती है, अगर मोशन में है तो मोशन में रहना चाहते हैं। ये बॉडी की टेंडेंसी है और इसी टेंडेंसी को इनर्शिया बोलते हैं हम लोग। टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू कीप इटसेल्फ इन इट्स ओरिजिनल स्टेट, ओरिजिनल मतलब जिस हाल में है उसी हाल में रहना चाहता है, उसी को हम लोग कहते हैं इनर्शिया। कितनी बात सुनी? अब इनर्शिया जो है अपने नेचर के हिसाब से 2 टाइप्स के है। इनर्शिया जो है 2 टाइप्स के है, 2 टाइप्स, 2 टाइप ऑफ इनर्शिया। क्या दे रखा है? इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट
एंड इनर्शिया ऑफ मोशन। ठीक है ना, जो बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहता है, तो उसकी इनर्शिया को बोलते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट। और कोई बॉडी मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहेगा, तो उसके इनर्शिया को बोलेंगे हम लोग इनर्शिया ऑफ मोशन। कितनी बात समझ में आई? इनर्शिया ऑफ रेस्ट और इनर्शिया ऑफ मोशन आपस में इंटरचेंज है, यानी रेस्ट को मोशन में कर सकते हैं, मोशन को रेस्ट में कर सकते हैं। किसके हेल्प से? फोर्स के हेल्प से। फोर्स लगाएंगे, कोई बॉडी अगर रेस्ट में है तो फोर्स लगाएंगे तो मोशन में चला जाएगा, और अगर मोशन में है फोर्स लगाएंगे तो रेस्ट, उसके मोशन का अगेंस्ट में फोर्स लगाएंगे तो रेस्ट में चला जाएगा। कितनी बात सुनी? तो ये जो इनर्शिया है इंटरचेंजेबल है, आपस में चेंज हो सकते हैं, मगर उसको चेंज करने के लिए एक फोर्स की ज़रूरत होता है। तो वो हमने फोर्स का डेफिनेशन लिखा था, फोर्स एज एन एक्सटर्नल एजेंट, एक एक्सटर्नल एजेंट होता है जो किसी बॉडी के इनर्शिया को चेंज करता है। ठीक है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट के बहुत सारे एग्जाम्पल है, तो हम लोग क्या करते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल्स ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ठीक है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट जब जैसे बताया क्या कि सपोज करो एक हम बाइक पे या कार में या बस में बैठे हुए हैं, जैसे मान लो हम बस में बैठे हुए हैं, अब बस जो ना रेस्ट में है, बस सडनली स्टार्ट हो गया रन करना, तो हम किधर की तरफ मूव करेंगे? पीछे की तरफ बैक बेंडिंग होगी, पीछे की तरफ ऐसे जाएंगे। ठीक है ना, ऐसा होता ना कि जब बस सडनली चलना शुरू करे, या मान लो हम कोई हॉर्स राइडिंग कर रहे हैं, या हमें हॉर्स चलाने, हॉर्स पे राइडिंग करने नहीं आता, हॉर्स पे बैठ गए और हॉर्स जो है ना सडनली रन करना शुरू कर दिया, तो क्या होगा? हम लोग पीछे की तरफ धम से गिर जाएंगे, नहीं? या ऐसा हुआ कि मान लो हमारा एक दोस्त है और उसके पास बाइक है, हमारे पास साइकिल है, तो मेरी साइकिल आज खराब हो गई, मैं उसके साथ कोचिंग जाना चाहता, हम लोग साथ ही एक ही कोचिंग में जाते हैं, तो हम उसके साथ कोचिंग जा रहे हैं। हमारा दोस्त जरा साइकिल से वो बाइक चलाता है, मगर वो थोड़ा नॉटी टाइप का है, तो वो हमने उसे फ़ोन किया, अरे आ जाओ जरा सा यार, मेरी साइकिल ख़राब हो गई, मैं कोचिंग जाना था यार, तुम्हारे साथ ही चलते हैं। बोला ओके मैं आ जाता हूँ। वो बाइक लेके आ गए दरवाजे पे, और बाइक उसका ऑन ही था, लेकिन हम बैठने गए, जैसे हमने बैठा नहीं पूरी तरह से, उसने जूम से गाड़ी चला दी, तो मैं कहाँ जाऊंगा? मैं नीचे जाऊंगा। ठीक है, दम संग पीछे गिरूंगा, सर्वर में चोट लग जाएगा। मैं क्यों गिर गया? क्योंकि पहले वो गाड़ी रेस्ट में था, हम उस पर जाके बैठना चाह रहे थे, मगर सडनली वो चलने लगा, तो जो पार्ट मेरा गाड़ी पे गया, जैसे मेरा ये लोअर पार्ट है, तो गाड़ी पे बैठूंगा तो वो गाड़ी के साथ ही आगे भाग जाएगा, और मेरा अपर पार्ट जो ना रेस्ट में रहेगा, तो पीछे की तरफ गिर जाएंगे। तो जब भी कभी किसी मूविंग बॉडी पे, चाहे वो बस हो, चाहे बाइक हो, चाहे हॉर्स राइडिंग हो, या और भी कोई दूसरे तरह का व्हीकल हो जिस पे हम लोग बैठेंगे, और अगर वो सडनली रन करना शुरू करेगा, तो हम लोग पीछे की तरफ बेंड करते हैं या फॉल करते हैं। ये किसकी वजह से होता है? इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से होता है। कितनी बात सुन आई? तो बैक बेंडिंग, ये पहला मैं एग्जांपल दे रहा हूं, बैक बेंडिंग when a vehicle starts suddenly। कोई व्हीकल अगर सडनली चलना शुरू करता है, तो जो पीछे की तरफ मूव करते हैं, तो वो हमारा ये इनर्शिया ऑफ रेस्ट का एग्जाम्पल है। ठीक है, 9th क्लास में भी एक एग्जाम्पल था, वो मैं दिखा रहा हूँ। 9th क्लास में जो एक दिया हुआ था कि एक ये गिलास है, ठीक है, ये इसके ऊपर ग्लास है, ये ग्लास है, और इसके ऊपर एक कार्ड रखा हुआ है, ठीक है ना, एक ऐसे कार्ड रखा हुआ है, और इसके ऊपर एक कॉइन रखा हुआ है, ठीक है। और इस कार्ड को जब हम लोग फोर्स लगाते हैं, इधर से थंब से ऐसे फोर्स लगाते हैं, तो ये कार्ड जो है ना फोर्स लगाते हैं तो कार्ड तो ऊपर चल उड़ जाता है और कॉइन ग्लास में गिर जाता है। देखा है 9th क्लास में, ये 9th क्लास के बुक में डायग्राम के साथ दे रखा है। तो जब कार्ड को हम लोग हिट करते हैं, तो वो कार्ड जो ना उड़ जाता है और कॉइन ग्लास में गिर जाता है। तो कॉइन ग्लास में क्यों गिर जाता है? वो कार्ड के साथ क्यों नहीं चला जाता?
ये ग्लास में इस हाँ इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से, इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से, जैसे कार्ड को हमने फोर्स लगाया तो कार्ड तो सडनली मूव करना शुरू कर दिया, लेकिन कॉइन रेस्ट में था और वो रेस्ट में रहना चाहता है, तो वो क्या हुआ कि कार्ड तो नीचे से निकल गया और वो ऊपर से सम से नीचे चला गया, तो ग्लास में कॉइन गिर जाता है। ये भी एक एग्जाम्पल है इनर्शिया ऑफ रेस्ट के। कितनी बात सुने, जैसे आम का दरख्त है और आम पे पत्थर मारते तो आम टूट के गिर जाते हैं, या डालियों को हिलाते हैं चढ़ के तो आम का गिरने लगते हैं। ऐसा क्यों होता है? इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से, क्योंकि वो आम के जो आम थे जो थे ना डालियों में लटके हुए थे, ठीक है, तो रेस्ट में था वो, हमने सडनली उसको जर्क करके हिलाना शुरू कर दिया, या कोई पत्थर मारा तो दम से उसके पास में जाके और जो पार्ट था उससे हिट किया तो वो हिलना शुरू कर दिया। तो जब वो सडनली हिलने लगता है तो वो जो आम जो था वो तो रेस्ट में था, तो वो डालियों के हिलने की वजह से वो मोशन में आना चाहता है मगर वो गिर जाता है वो, ठीक है ना, क्योंकि वो पार्ट तो मोशन में चला गया, वो हिलने लगता है तो वो जिससे जुड़ा होता है वो उतना स्ट्रांग नहीं होता, वो टूट जाता है, वो गिर जाता है। तो इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल है हमारे रेस्ट के, इनर्शिया ऑफ रेस्ट के। कितनी बात सुनिए, आमतौर पे हम लोग एक एग्जाम्पल ये भी दे रखा है कि जैसे हमारे घरों में कारपेट बिछे होते हैं ज़मीनों में, फ्लोर पे, या दरी बिछे होते हैं, जब वो बहुत गंदा हो जाता है तो उसको सफाई कैसे करते हैं हम लोग? पहले धूप में ले जाते हैं, धूप में ले आ रख के तो छोड़ देते हैं, 2-4 घंटे सूख जाता है, फिर उसको ऊपर उठा के डंडे से पिटाई करते हैं, ओ सॉरी डंडे से मारते हैं हम लोग, धई धई मारते हैं, तो उसमें से धूल निकलने लगता है, धूल निकलने लगता है। तो क्यों निकलने लगता है? क्योंकि वो स्टिक होता है तो रेस्ट में होता है, जब उसको हिट करते हैं तो मोशन में आता है, तो वो डस्ट पार्टिकल चूंकि रेस्ट में रहना चाहता है तो उससे डिटैच हो जाता है और फिर नीचे गिर जाता है। तो जो कारपेट की सफाई या जो करते हैं हम लोग, ये भी एक एग्जाम्पल है इनर्शिया ऑफ रेस्ट का। कितनी बात समझ में, आगे चले पीछे चले, समझ में बात आ रही है? एक दो देखते हैं और कुछ एग्जाम्पल है तो मैं बताता हूँ इसको। इनर्शिया ऑफ रेस्ट भाई यही दे रखा है, आगे चलते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट के, लेकिन अब चलते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन को देखते हैं, ठीक है। इसे मिटा दे प्लीज, समझ में आ रहा है? लिख रहे हो तुम? इनर्शिया ऑफ, एग्जाम्पल ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन, हम लोग मोशन का एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। क्या बताया कि जब भी कभी किसी बॉडी पे जो रनिंग कर रहा है, जैसे बाइक जो है ना रन कर रहा, बस जो है रन कर रहा, हॉर्स जो है रन कर रहा है, तो किसी भी रनिंग बॉडी पे जब हम लोग होते हैं तो उस वक्त हमारा बॉडी जो है ना मोशन में होता है, ठीक है। लेकिन मान लो वो मूविंग बॉडी सडनली रुक जाए, जैसे बस है, बस सडनली रुक जाए तो क्या होगा? हम लोग सब आगे की तरफ गिरेंगे, सब आगे की तरफ गिरेंगे। या मान लो हम लोग बाइक पे जाते हैं, बाइक जो है अचानक से रोक दिया, मेरा मान लो हमारा दोस्त है, मैंने बताया भी एग्जांपल, दोस्त है थोड़ा सा, तो रोड पे हमारे बाइक पे हम उसके पीछे बैठ के जा रहे हैं, वो बहुत तेज से जूम करके निकालते जा रहा है, अचानक उसने ब्रेक मारी किसी वजह से, तो मैं पीछे बैठा होता तो मेरा क्या होगा? मैं उसके सर पे आ जाऊंगा चढ़ के, ऐसे पता चला मैं जाके पीछे गिर, आगे बाइक के आगे गिर गया। क्यों? क्योंकि मैं जो था मोशन में था, उसने तो ब्रेक मारा, उसको तो माइंड सेट था तो ब्रेक मार दिया, वो रेस्ट में आ, वो तो नहीं गिरा, लेकिन मेरा माइंड सेट नहीं था, तो मेरा बॉडी मोशन में था। सडनली गाड़ी के रुकने की वजह से गाड़ी तो रुक गई, लोअर पार्ट भी मेरा रुक गया, लेकिन अपर पार्ट मोशन में होने की वजह से वो जंप करके आगे जाके गिर गए, ठीक है। या घोड़े पे अगर सवार है, घोड़ा सडनली रुक जाए तो क्या होगा? आगे की तरफ गिर जाएंगे। तो जब भी कभी मूविंग ऑब्जेक्ट सडनली रुकता है तो उस पर जो राइडर होता है वो या पैसेंजर होता है वो आगे की तरफ गिरता है। जैसे मान लो कोई ट्रेन में है और ये चलती ट्रेन, ट्रेन आता है ना, ऐसा होता है कि एक ट्रेन चलती है, लोकल ट्रेन, नाम सुना लोकल ट्रेन का, जो हर स्टॉपेज पे रुकते चलता है, हर स्टेशन पे रुकते चलता है। तो लोकल ट्रेन मान लो हमारे यहाँ ईएमयू चलता है, अलीगढ़ से दिल्ली जाता है ईएमयू, ठीक है। हम उससे आ रहे हैं और अपने अलीगढ़ स्टेशन आ गया, मगर वो अभी जो है ना ट्रेन पूरी तरह से रुका नहीं और एक आदमी उतर रहा उससे,
उससे उतरने की कोशिश कर रहा है, अभी पूरी तरह से ट्रेन रुका नहीं, अभी हल्का मोशन में ही है। तो क्या होगा, जब वो उतरेगा तो पता चला मुंह के बल गिर जाएगा। क्यों गिर जाएगा? क्योंकि जैसे वो पैर जमीन पर रखेगा, वो तो ट्रेन इस तरह से हैंडल से ट्रेन को पकड़े हुए है ट्रेन के अंदर, और जैसे पैर रखेगा तो पैर तो रेस्ट में चला जाएगा, मगर वो ट्रेन की वजह से अपर पार्ट मोशन में था, वो जाके धम सेकंड सामने गिरेगा और पता चला हाथ पैर सब छिल गया, मुंह में चोट लग गया। तो सबसे बेहतर तरीका क्या रनिंग ट्रेन से उतरने के लिए, कि रनिंग ट्रेन से जैसे बाहर निकलते हैं हम लोग, फिर दौड़ते हैं प्लेटफॉर्म पे। देखा होगा चाय 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 वाला जो चढ़ते और उतरते हैं, कैसे चढ़ते उतरते हैं? ठीक है, जब उतरते हैं तो कुछ दूर तक चलते हैं, क्योंकि उन्हें उनका बॉडी मोशन में होता है, और फिर वो मोशन से रेस्ट में जाने के लिए इनर्शिया को मेंटेन करते हैं, दौड़ते हैं, फिर थोड़ी देर में वो रेस्ट में आ जाते हैं। अगर सडनली अगर वो आदमी पैर रख के उतरना चाहेगा, सोचेगा पैर रख के उतर जाऊं, तो सामने गिरना ही गिरना है। आमतौर पे देखते हैं हम लोग, जो लोग गांव देहात के लोग होते हैं या शहरों में पहली दफ़ा आते हैं, ट्रेनों का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते, तो जब भी कभी वो ट्रेनों से उतरते हैं तो आमतौर पे ऐसे लोग गिर जाते हैं। उनको ऐसे नहीं गिर जाते कि उनको चक्कर आ गया, इसलिए गिर जाते हैं कि उनको जानकारी नहीं है, और पैर जमीन पर रखते हुए रेस्ट में जाते हैं, अपर पार्ट मोशन की वजह से फॉरवर्ड गिर जाते हैं। तो ऐसा बहुत कॉमन होता है। आमतौर पे सीधे साधे लोग, जो लोग कम सफ़र करते हैं या नहीं सफ़र किए होते या गांव देहात के होते हैं, तो क्या दे रखा पहला एग्जाम्पल, फॉरवर्ड बेंडिंग व्हेन a moving object stop suddenly, स्टॉप सडनली। आगे की तरफ जो बेंड करते हैं, जब कभी कोई मूविंग ऑब्जेक्ट सडनली रुक जाता है। यहाँ मूविंग ऑब्जेक्ट किया हमने, अब इसमें ट्रेन भी आ सकता, बस भी आ सकता, बाइक भी आ सकता, हॉर्स राइड, कुछ भी ले लो, कोई भी मूविंग चीज़ है, वो सडनली रुकेगा तो आगे की तरफ हम लोग गिरते हैं। कितनी बात समझ में आई? तो ये हमारा एग्जाम्पल है इनर्शिया ऑफ मोशन का, कि जब भी कभी हम लोग एथलीट होता है जो लॉन्ग जंप करते हैं, ठीक है ना, लॉन्ग जंप देखा है कभी? तो लॉन्ग जंप में क्या होता है, पहले बहुत दूर से दौड़ के आते हैं और फिर एक जगह से हवा में जंप कर जाते हैं, ठीक है, और फिर वो ऐसे ही आप पैर को ऐसे तिरछा करके फिर गिरते हैं, ऐसे दम से कर लॉन्ग जंप करते हैं। तो वो पहले दौड़ते क्यों है? वो पहले उतने दूर से दौड़ते क्यों है? लॉन्ग जंप करने के लिए। एक ही जगह से जंप कर सकते वहां तक नहीं, वो लॉन्ग जंप जब दूर से दौड़ के आते हैं तो बॉडी के अंदर मोशन आ जाता है, और जैसे वो अपनी बॉडी को हवा में उड़ाते हैं, वो मोशन की वजह से, इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से वो बॉडी हवा में उड़ता रहता है और काफ़ी दूर तक जाके गिरता है। तो जितना ज़्यादा इनर्शिया होता है उतना दूर पे जाके गिरेगा, और इनर्शिया को गेन करने के लिए वो दौड़ता है उतना। कितनी बात सुनिए? तो एथलीट रन बिफोर जंप, ठीक है ना। ये दूसरा एग्जाम्पल दे रखा है, एथलीट रन बिफोर जंप और बिफोर लॉन्ग जंप, फिर ठीक है ना। लॉन्ग जंप से पहले जो एथलीट है वो जो जंप करता है, वो हमारा एक एग्जाम्पल हो जाता है इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से। कुछ समझ में आया ये इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ रेस्ट? ये है हमारा इनर्शिया, टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू कीप इटसेल्फ इन इट्स ओरिजिनल स्टेट इज कॉल्ड इनर्शिया। और दो तरह का इनर्शिया, रेस्ट और मोशन, इसके बहुत सारे डेली डेज में हमारे एग्जाम्पल हैं, इसको हम लोगों ने कर दिया, ठीक है। आगे चलते हैं, इनर्शिया को चेंज करने के लिए हम लोगों ने फोर्स का बताया कि फोर्स लगाते इनर्शिया चेंज होता है। कितनी बात सुनने है? लेकिन क्या है कि किसी बॉडी का इनर्शिया को चेंज करने जा रहे हैं तो उस पर कितना फोर्स लगेगा, तो फोर्स और उसके मास में क्या रिलेशन है। अगर हम कहें कि एक रनिंग ट्रेन को रोकना है, तो अब या आप रनिंग ट्रेन को रोक लोगे, एक चलती हुई ट्रेन को रोक नहीं रोकोगे ना, ये बिल्कुल सही बात है। एक रनिंग बस को रोकना है, नहीं रोक पाओगे, मगर आप रोकोगे, रनिंग ट्रेन को रोक लोगे आप, हाँ, रनिंग बस को रोक दोगे आप। कैसे रोकोगे? क्योंकि वो जो ट्रेन है जो चल रहा है वो प्लास्टिक का ट्रेन है, वो प्लास्टिक का ट्रेन देखा तो होगा, प्लास्टिक वाली ट्रेन, बच्चों का खेलने वाला बस भी देखा होगा। तो वो हाँ, और वो खेलते भी थे हम लोग जब बचपन में थे, तो
और वो आप रोक नहीं सकते, उसको रोक सकते ना? यस। तो आप रनिंग ट्रेन को, रनिंग बस को रोक सकते हैं। क्यों रोक सकते हैं? क्योंकि वो जो बस है, वो जो ट्रेन है, उसका जो मास है वो कम है। ठीक है, तो क्या समझ में आया कि जो फोर्स का रिक्वायरमेंट है वो उस बॉडी के मास पे डिपेंड करता है। तो कितना फोर्स चाहिए इनर्शिया को चेंज करने के लिए, वो डिपेंड करता है कि उस बॉडी का मास कितना है। तो अगला टॉपिक मैं यही करने जा रहा हूँ। ठीक है, मिटा दूँ इसे। तो ये हम लोग टॉपिक करने जा रहे हैं, ठीक है ना? रिलेशन ऑफ मास, इनर्शिया एंड फोर्स। क्या बताया कि किसी भी बॉडी का जो इनर्शिया है उसके मास पे डिपेंड करता है। जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा इनर्शिया होगा। कितनी बात समझ में आई? तो इनर्शिया और मास दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है ना? जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा इनर्शिया होगा। जैसे अभी हमने बताया कि एक प्लास्टिक के बस हो और एक रियल में बस हो, तो प्लास्टिक का बस तो हम लोग आसानी से घुमा सकते हैं, चला सकते हैं, लेकिन रियल वाले बस को कुछ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जो रियल वाला बस है उसका मास ज़्यादा है, और उसका जब मास ज़्यादा होगा तो उसका इनर्शिया ज़्यादा होगा, और जिसका इनर्शिया ज़्यादा होगा उसके इनर्शिया को चेंज करने के लिए जो फोर्स की ज़रूरत है वो भी ज़्यादा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। कितनी बात सुनी? ये तीनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा इनर्शिया होगा, और जितना ज्यादा इनर्शिया होगा उसके इनर्शिया को चेंज करने के लिए उतना ही ज्यादा फोर्स की जरूरत होगी। कितनी बात सुनी? अगर कोई बॉडी छोटा है, जैसे मान लो कोई हमारा दोस्त है और वो साइकिल से चला जा रहा है, ठीक है, साइकिल से चला जा रहा है, और मैंने कहा अरे मुझे बैठा लो, साइकिल के कैरियर में बैठा लो। बोला नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं बैठाऊंगा, मेरा साइकिल पंचर हो जाएगा, खराब हो जाएगा, वैसे भी मेरी साइकिल खराब चल रही है। ठीक है, तो वो भागने लगा, तो मैंने क्या किया, उसके साइकिल के कैरियर को पकड़ लिया। पकड़ लिया साइकिल, तो क्या होगा? वो भाग पाएगा? ओ यार पकड़ो नहीं, छोड़ो, मैं गिर जाऊंगा गिर जाऊंगा गिर जाऊंगा करने लगेगा। लेकिन मैं उसको पकड़ के रोक लूंगा साइकिल को। क्यों? क्योंकि साइकिल छोटी है, उसका मास कम है, उसका मोमेंटम कम है, तो हमने उतना फोर्स लगा के रोक लिया। लेकिन मान लो एक आदमी बाइक चला रहा बहुत स्पीड से या एक सर्टन स्पीड से, और हमने बाइक को बोला कि रोको रोको, लेकिन हमने उसको रोकने की कोशिश की, पीछे से पकड़ा, लेकिन वो बाइक का मोमेंटम ज़्यादा, मास ज़्यादा है, तो उसका मोमेंटम ज़्यादा है, तो वो क्या हुआ कि बाइक जो ना चलता रहा, और मैं जो पकड़ा तो मैं पीछे गिर के घिसता हुआ जा रहा हूँ, है ना? तो मैं बाइक को नहीं रोक पाऊंगा, मगर साइकिल को रोक लूंगा। क्यों? क्योंकि साइकिल का मास कम है, साइकिल का मोमेंटम कम है, इनर्शिया कम है, और जितना इनर्शिया कम होगा उतना हमें कम फोर्स की ज़रूरत पड़ेंगे, और अगर ज़्यादा इनर्शिया होगा तो ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत पड़ेंगे। कितनी बात समझ में आई? मान लो एक 5 kg का, 5 kg का वेट है, 5 kg का वजन है, तो हमने उसे हाथ से उठा लेंगे, उठा के कहीं ले जाके रखना हो तो रख देंगे। जैसे हमारे घरों में आता है गैस सिलेंडर, 30 kg का होता है, 15 किलो का गैस होता है, 15 किलो सिलेंडर, 16 किलो सिलेंडर होता है, वजन होता है उसका मिला के 30-31 किलो का होता है। तो हम लोग उठा के रख देते हैं, थोड़ा भारी तो होता है पर उठा के रख देते हैं। लेकिन मान लो अगर 50 kg का वजन हो या 60 kg का वजन हो तो अकेला नहीं उठेगा वो। जैसे गेहूं आया एक बोरी में, 50 किलो गेहूं था, तो वो अकेला मुझसे नहीं उठने वाला, उसके लिए 2 से 3 आदमी की जरूरत पड़ेगी। क्यों? क्योंकि उसका मास ज्यादा है, उसका इनर्शिया ज़्यादा है, और उसका इनर्शिया ज़्यादा, तो उस इनर्शिया को चेंज करने के लिए जो फोर्स की ज़रूरत होगी वो भी ज़्यादा होगा। क्या समझ में आया? कि मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनर्शिया, इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। इफ यू वांट टू चेंज द इनर्शिया ऑफ अ बॉडी, it need force, and the magnitude of force depend upon the inertia of body or the mass of a body। कितनी बात सुन में आई? तो क्या हम लोग यहाँ पे एक लाइन लिख देते हैं, टू चेंज इनर्शिया
force is required. Force is required. But the magnitude of force, the magnitude of force depends upon mass of the body. मास ऑफ द बॉडी, जिस बॉडी को हमें इनर्शिया चेंज करना, उसके बॉडी का मास कितना है उतना, उसी के हिसाब से हमें फोर्स की ज़रूरत है। ठीक है ना। तो कितना फोर्स लगेगा उसका हमें समझ में आएगा कि उस बॉडी का मास कितना है, उसी के हिसाब से उसका इनर्शिया कितना है। कितनी बात समझ में आई। आगे चले हम लोग। तो ये था हमारा ये बेसिक कंसेप्ट। यहाँ पे क्या बताया, एक लॉ आता है न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या बताते हैं? न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के हिसाब से एवरीबॉडी ट्राई टू कीप itself in its original state until and unless an external force acts on that। यही हमारा न्यूटन फर्स्ट लॉ कहलाता है। हर बॉडी अपने ओरिजिनल हालत में रहना चाहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? इनर्शिया। इसी को तो इनर्शिया कहते हैं। Until and unless an external force acts on that, जब तक के कोई बाहर से फोर्स ना लगाई जाए। यही हमारा फोर्स का डेफिनेशन हो जाएगा। कितनी बात में। तो मैं पहले लिखता हूँ जरा सा, फिर उसके बाद समझाता हूँ। ठीक है ना। तो अगला हम लोग कर रहे हैं न्यूटन फर्स्ट लॉ। पहला दे रखा ये न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। क्या दे रखा है? एवरीबॉडी ट्राई टू कीप itself in its original state। ओरिजिनल स्टेट ये इनर्शिया कहलाता। until and unless an external force acts on that। क्या समझ में आइए? हर बॉडी अपने ओरिजिनल हालत में रहना चाहता है, ये इनर्शिया कहलाता है। लेकिन इनर्शिया चेंज कब होगा? जब फोर्स लगता है। तो अनटिल एंड अनलेस, जब तक के एन एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन दैट, जब तक के कोई बाहर से फोर्स ना लगाई जाए, तब तक जो बॉडी जिस हाल में उसी हाल में रहना चाहता है। यही न्यूटन फर्स्ट लॉ कहलाता है। ठीक है। यही जो है न्यूटन फर्स्ट लॉ कहलाता है। कितनी बात सुन में। तो इस वाले न्यूटन फर्स्ट लॉ में दो चीज़ें हैं। एक तो इनर्शिया है कि जिस हाल में उसी हाल में रहना चाहता है, एक इनर्शिया हो गया। और दूसरा बड़ा इनर्शिया चेंज करना हो तो फोर्स की ज़रूरत होती है। तो जब तक के कोई फोर्स ना लगे, जिस हाल में उसी हाल में रहना चाहता है। कितनी बात सुनिए। तो ये हमारा न्यूटन फर्स्ट लॉ हो गया। चूँकि न्यूटन ने फोर्स के बारे में बहुत दफ़ा बताया है, तो फोर्स का जो यूनिट होता है वो न्यूटन होता है। वैसे मैं अभी आगे डिस्कस करूँगा यूनिट ऑफ फोर्स के लिए, लेकिन फोर्स का यूनिट जो होता है ना, न्यूटन के नाम से रखा गया है। आगे चले हम लोग। ये समझ में आ गया न्यूटन फर्स्ट लॉ, और ये समझ में आ गया कि न्यूटन फर्स्ट लॉ फोर्स लगाते तो इनर्शिया चेंज होता है। ये अभी हम लोगों ने बता दिया। अब क्या बताए? अभी तो हम लोगों ने इनर्शिया को डिस्कस किया। जो दूसरा था डायरेक्शन ऑफ मोशन। फोर्स का क्या है? दूसरा फंक्शन क्या है? डायरेक्शन ऑफ मोशन। हाँ, जो फोर्स का तीन फंक्शन है। एक तो इनर्शिया को चेंज कर सकता है, दूसरा डायरेक्शन ऑफ मोशन को चेंज कर सकता है, तीसरा शेप ऑफ
बॉडी को चेंज कर सकता है। हाँ, तो अब मैं दूसरा इफेक्ट देखने जा रहा हूँ। फोर्स का जो दूसरा इफेक्ट है, ये तो हम लोगों ने लॉक कर दिया। दूसरा इफेक्ट रखा हमारा यहाँ पे, सेकेंड इफेक्ट ऑफ फोर्स, ठीक है ना। चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन, चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन, ठीक है ना। जो बॉडी मूव कर रहा है तो उसको अगर फोर्स लगाएंगे तो उसका मोशन का डायरेक्शन बदल जाता है। कितनी बात सुन में, फोर्स लगाने के बाद किसी भी बॉडी का मोशन का डायरेक्शन बदल जाता है। ये हमारा दूसरा इफेक्ट कहलाता है फोर्स का। जैसे हम लोग क्रिकेट देखते हैं, फुटबॉल देखते हैं, देखा तो होगा, ठीक है। एक बॉलर है, एक बॉलर जो आता है बहुत तेजी से एक बॉल को बैट्समैन के पास फेंकता है। बैट्समैन जो होते हैं उनकी तरफ बॉल को फेंकता है। अगर वो बैट्समैन हट जाए तो बॉल सीधा चला जाएगा तेजी से। और बताते जो फास्ट बॉलर होते हैं वो बॉलर के बॉल की जो स्पीड होती है 150 किलोमीटर पर आवर टू 180 किलोमीटर, इतना फास्ट, कितना फास्ट बॉल फेंकते हैं कि अगर वो मुंह पे लग जाता है थोबड़ा टूट जाए, इतना फास्ट फेंकते हैं। लेकिन जो बैट्समैन होते हैं, जो हीटर होते हैं, वो क्या करते हैं, बॉल को इधर से आ रहा था, उसने फोर्स लगा इधर मारा तो पता था इधर चला जा रहा है, इधर स्लिप में मारा तो चला, ये बॉल उधर जा रही है स्लिप में। कभी कभी तो स्ट्रेट मारते सीधा, ये आई जितने स्पीड से उतना ही स्पीड से मारा, तेजी से फोर्स लगा के सीधे सिक्स की तरफ चली जा रही है। तो वो जो बॉल आ रहा था उसका ओरिजिनल डायरेक्शन क्या था, इधर की तरफ था, बैट्समैन की तरफ। लेकिन बैट्समैन ने बैट के साथ, बैट के हेल्प से हिट किया, फोर्स लगाया और पता चला बॉल कहां से कहां चली जा रही है, तो उसका डायरेक्शन चेंज हो गया, ठीक है ना। तो अगर फोर्स नहीं लगाता, बैट से हिट नहीं करता तो सीधा जाता जहां जाना था। लेकिन अगर वो बैट से हिट करता है तो उसका जो डायरेक्शन था वो बदल जाता है। इसी तरह से दूसरे खेल में भी है, जैसे फुटबॉल है, बॉल इधर से आता, लोग पैर से मारते उधर चला जाता है, किधर मारना होता वो अपने हिसाब से पैरों से मारते हैं, सर से मार के डायरेक्शन बदल देते हैं, हेड मार के डायरेक्शन बदल देते हैं बॉल का। तो क्या है कि किसी बॉडी का अगर डायरेक्शन बदलना हो तो फोर्स की ज़रूरत होती है, या यूँ कह सकते हैं कि फोर्स जो है ना किसी बॉडी के मोशन का डायरेक्शन बदल देता है। कितनी बात समझ में, आगे चले। तो ये था सेकेंड इफेक्ट। थर्ड इफेक्ट को भी हम लोग यहीं पे बता देते हैं क्योंकि सेकेंड एंड थर्ड बहुत बड़ा नहीं है। ये क्या करता है थर्ड वाला में, ठीक है, चेंज द शेप, चेंज द शेप ऑफ अ बॉडी, ठीक है ना। किसी बॉडी का शेप चेंज कर सकते हैं। कितनी बात समझ में। अब जैसे कोई चीज़ है, उसका शेप चेंज करना हो तो हम लोग चेंज कर सकते हैं फोर्स लगा के। जैसे मान लो ये हमारे हाथ में पेपर है, तो अभी ये कौन सा शेप में है, रेक्टेंगुलर शेप में है ना, ये रेक्टेंगुलर शेप में है ये। अगर हम चाहें तो ऐसे इसको घुमा के ऐसे गोल कर देंगे और ये सिलेंड्रिकल शेप में हो गया ये। लेकिन ये किसकी वजह से हुआ है, फोर्स लगाने की वजह से हुआ, अपने आप से नहीं हुआ है, ठीक है। और इसी तरह से क्या बताया है कि और भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे किसी को शेप बदलना है तो फोर्स लगाएंगे तो शेप बदल जाते हैं। जैसे मान लो कोई रॉड है, कोई ज़्यादा आदमी फोर्स से अगर बेंड करना चाहेगा तो फोर्स लगा के रोड का शेप बदल सकते हैं, ठीक है ना। कभी कभी होता है ना, कोई छोटी चीज़ होती है हमें बदलना, उसको बेंड करना होता है तो हम लोग ऐसे कर देते हैं, हाथ से भी कर देते हैं, ठीक है। जैसे मान लो एक पतला सा पट्टी है और हमें उसको आर्क बनाना है तो हम लोग क्या करते हैं, ऐसे करके ऐसे दबा देते हैं, ऐसे दबाते हैं तो आर्क बन जाता है। फिर थोड़ा और जितना हमें ज़रूरत हो उतना दबा देते हैं, फिर उसका इस्तेमाल कर लेते हैं। तो शेप चेंज करने के लिए भी फोर्स की ज़रूरत होती है। तो ये हो गया हमारा फोर्स। यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे किया, नाइन्थ का भी है इसमें, लेकिन हम लोगों ने थोड़ा सा डिस्कशन किया है इनर्शिया पे डिटेल में, जो 11th क्लास में दे रखा है। आगे चले, यहाँ तक समझ में आया। अब तक हम लोगों ने किया है एक फोर्स, इनर्शिया, फोर्स, इफेक्ट ऑफ फोर्स, ये किया था, और इनर्शिया किस पे डिपेंड करता है यहाँ तक कर दिया। अब आगे चलते हैं, अगला जो टॉपिक है वो है मोमेंटम।
अगला जो टॉपिक है इसमें वो है मोमेंट। मोमेंटम, मोमेंटम को हम लोग P से दिखाते हैं, मोमेंटम को P से दिखाते हैं और मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। मोमेंटम जो होता है मास इनटू वेलोसिटी मोमेंटम होता है, इसको P से दिखाते हैं, ठीक है। और इसका यूनिट होता है केजी मीटर पर सेकेंड। देखो मास का केजी होता है और वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड, तो केजी मीटर पर सेकेंड ये यूनिट होता है। मोमेंटम को कैसे डिफाइन करते हैं? प्रोडक्ट ऑफ मास एंड इट्स velocity is called momentum। ठीक है, कितनी बात सुनी? प्रोडक्ट ऑफ मास एंड इट्स वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। किसी बॉडी का कितना मोमेंटम है तो उस बॉडी का मास कितना है और उसकी वेलोसिटी कितनी है, उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो मोमेंटम होता है, ठीक है ना। अगर मान लो एक बॉडी रेस्ट में है, एक बॉडी रेस्ट में है तो उसका मोमेंटम कितना होगा? बॉडी इज इन रेस्ट, तो इसका मोमेंटम कितना होगा? जीरो होगा, क्योंकि जब रेस्ट में होगा तो उसकी वेलोसिटी जीरो होता है, और जब वेलोसिटी जीरो होगा तो मास इंटू वेलोसिटी, वेलोसिटी जीरो है तो मोमेंटम जीरो होगा। तो इसका जो मोमेंटम होगा P इज इक्वल टू, भाई क्या हो रहा है, मोमेंटम इज इक्वल टू जीरो। अगर कोई बॉडी रेस्ट में होता है तो उसका मोमेंटम जीरो होता है। कितनी बात सुन रही? अब क्या बताया, किसी बॉडी का मास तो नहीं बदलता, किसी बॉडी का मास तो नहीं बदलता, लेकिन उसका वेलोसिटी बदल सकता है। कभी हल्के चलेगा, कभी तेज से चलेगा। जैसे मान लो मैं ग्राउंड में दौड़ने जा रहा हूँ तो मेरा जितना मास है बॉडी का वो तो मास उतना ही है, लेकिन मैं ग्राउंड में अगर दौड़ूंगा तो मेरी वेलोसिटी कभी हल्के भी होगी कभी ज़्यादा भी होगी। तो जब मेरा वेलोसिटी कम होगा तो मास तो उतना ही है, तो मास इंटू वेलोसिटी मोमेंटम आ जाएगा उस वक्त का। मान लो कभी मैं तेज़ी से दौड़ रहा हूँ या कोई भी आदमी तेज़ी से दौड़ रहा है, उस वक्त उसकी वेलोसिटी फास्ट है, तो उस वक्त मोमेंटम क्या होगा? ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, ज़्यादा हो जाएगा। तो जो मोमेंटम है किस पे डिपेंड करता है? वेलोसिटी पे, स्पीड वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। कितनी बात सुनी? तो मोमेंटम जो है वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। किसी बॉडी का, एक बॉडी का मोमेंटम कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि उसकी वेलोसिटी कितनी है। उसका मास तो उतना ही रहता है मगर उसका वेलोसिटी टाइम टू टाइम बदलते रहता है, तो उसका मोमेंटम जो है ना चेंज होते रहता है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? मोमेंटम ऑफ अ बॉडी, मोमेंटम ऑफ अ बॉडी डिपेंड्स on its velocity, velocity, ठीक है, at that time, at that time, जिस टाइम पे हम लोग मोमेंटम निकाल रहे हैं उस टाइम पे कितना उसका वेलोसिटी है, उसके वेलोसिटी पे उसका मोमेंटम डिपेंड करता है। आ रही बात समझ में? एक दूसरा जो पॉइंट दे रखा है इसका, मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी, मोमेंटम इज a वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी तो जानते हैं, वेक्टर क्वांटिटी तो जानते हैं जिसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होता है, ठीक है। आगे चले हम लोग, अगला एक लॉ आता, मोमेंटम से रिलेटेड लॉ आता है, उसे हम लोग कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। क्या कहते हैं उसे? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। हाँ, तो यहाँ पे एक लॉ आता है, अभी हम उसको आगे डिस्कस करेंगे, मगर बता दे रहे हैं
कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का क्या मतलब हुआ, जो जितना पहले मोमेंटम था बाद में भी उतना ही मोमेंटम होता है। कितनी बात सुनिए, कंजर्व रहता है। हाँ, कभी ज्यादा हो जाता मोमेंटम, कभी कम हो जाता है। जैसे अभी अभी हम लोग को एक एग्जाम्पल दिखा रहे हैं कि अभी अभी हम लोग का एग्जाम चल रहा था, है ना, अभी एग्जाम चल रहा था ना, सेशनल हो रहा था, तो सभी लोग कितना पढ़ाई कर रहे थे। ठीक है, स्कूल भी जा रहे थे, पढ़ाई भी कर रहे थे, रात को देर रात तक पढ़ाई कर रहे थे। ये वाला नोट्स देख लूँ, इस बुक में से देख लूँ, उससे नोट्स पढ़ लूँ, समझ में नहीं आता किसी से पूछ लूँ, ये सब हो रहा था ये सब। तो ये इतना पढ़ाई कर रहे थे, अभी जब एग्जाम चल रहा था तब, अब एग्जाम खत्म हो गया तो क्या हाल चल रहा है, माय गॉड, कौन जीता है, मैं पढ़ाई कर नहीं, तो अब कोई नहीं पढ़ रहा। हाँ, लेकिन जब एग्जाम था तो उस वक्त हमारा पढ़ने का टाइम टेबल ज़्यादा हो गया था, तो हमारा मोमेंटम बढ़ गया था। लेकिन अब चूंकि एग्ज़ाम ख़त्म हो गया तो अब उतना ज़्यादा दबाव नहीं है, तो उतना अभी भी पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं कि पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, लेकिन हाँ, उसके कंपेयर में कम पढ़ाई कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो क्या होता है, टाइम के साथ साथ, सिचुएशन के साथ साथ हमारा मोमेंटम बढ़ता घटता रहता है। कितनी बार एकदम यूनिफॉर्म मोमेंटम नहीं रहता। जैसे हमारी लाइफ में हमेशा अप्स एंड डाउन होते रहते हैं, ठीक है ना। जैसे अभी आप घर पे थे, अभी तो अलग माहौल था, पढ़ाई भी हो रही थी लेकिन अलग माहौल था। अब क्या हुआ, अब हॉस्टल में आ गए तो अब अलग माहौल हो गया, तो अलग मोमेंटम हो गया। अभी पढ़ने का जो पढ़ाई तो हो रही है लेकिन मोमेंटम थोड़ा अलग है। घर पे पढ़ रहे थे मगर उसका मोमेंटम अलग था। क्या होता है कि अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से अलग अलग मोमेंटम होता है, मगर जो ओवरऑल मोमेंटम होता है वो कंजर्व रहता है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि इंसान के नसीब में उतना ही वो मिलता है जितना उसका होता है, चाहे कितना भी कोशिश कर ले। एक बात लोग कहते हैं कि भाई आप कुछ भी कर लो, जितने आपके नसीब में, जो नसीब में होगा वही मिलेगा। ठीक है, लेकिन क्या होता है, कभी आदमी बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, बहुत ज़्यादा कमाने की कोशिश करता है, बहुत ज़्यादा हासिल करने की कोशिश करता है, तो नहीं मिलता या मिलने भी लगता है। लेकिन ऐसा नहीं तो कि हमेशा उतना ही वो कमा रहा होता है। ठीक है, कभी कमाई कम भी हो जाता है, लॉस में भी चले जाता है, नौकरी भी चली जाती है, ऐसे भी दिन आते हैं। ठीक है, तो लाइफ में कंजर्वेशन कंजर्व है, यानी ऊपर नीचे होते रहता है, मगर हाँ, जितना नसीब का है, जितना आपका समझ है उतना आपको मिलेगा, लोग कहते हैं। मगर एक ये भी कहते हैं कि नसीब को बदला जा सकता है अपनी मेहनत से। ठीक है, यानी कुल मिला के ये कि मेहनत जो है आपके ज़िंदगी को चलाती है। अगर आप मेहनत करेंगे तो आपका नसीब बदलेगा, आपकी ज़िंदगी बदलेगा। तो मेहनत करना है, नसीब पे नहीं रहना है। हाँ, ये है कि कभी कम बेसी होता है तो वो तो लाइफ है, वो तो होता ही रहेगा कम बेसी। एनीवे, आगे चले, हम लोग थोड़ा फिलॉसफी करने लगे थे। तो मोमेंटम समझ में आया, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड इट्स वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। क्या बताया, रेस्ट में बॉडी जब होता है तो उसका मोमेंटम जीरो होता है। बॉडी का वेलोसिटी पे मोमेंटम डिपेंड करता है, कभी कम ज़्यादा कभी कम होता है। मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे, आगे बहुत अच्छा टॉपिक है, वर्क एनर्जी पावर में पूरा डिटेल करेंगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को। यहाँ पे बस इतना ही खाली दे देते हैं। आगे एक लॉ दे रखा है, फोर्स का डेफिनेशन फिर से आ गया, फोर्स का एक तीसरा डेफिनेशन आ गया, और वो क्या है वो बताते हैं, कल हम कंटिन्यू करेंगे, लेकिन अभी मैं बता देता हूँ। जो फोर्स का जो तीसरा जो डेफिनेशन है वो ये है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स। मैं लिख देता हूं, कल मैं यहीं से कंटिन्यू करूंगा, ये मिटा देते। यहाँ पे हम लोग फोर्स का ये तीसरा डेफिनेशन लेते हैं। जैसे हम लोग ने दो डेफिनेशन में, एक तो बोला पुश और पुल इज कॉल्ड फोर्स, दूसरा बोला एक्सटर्नल एजेंट व्हिच कैन चेंज द इनर्शिया ऑफ द बॉडी, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी, शेप ऑफ द बॉडी। और ये तीसरा ले रहे हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स। ठीक है ना, इज कॉल्ड फोर्स। हम लोग कल यही से कंटिन्यू करेंगे।
अगले क्लास में हम लोग यहीं से कंटिन्यू करेंगे। बहुत सारी बातें हैं, अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ रहे, तो हम लोग यहाँ से कल कंटिन्यू करते हैं, आज यहीं पे रहने देते हैं।